तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आपके पेपर 7 तारीख से स्टार्ट थे क्लास 10th के, जो अब 2 पेपर लग चुके हैं। इसके बाद में हिंदी के पेपर आपको 12 तारीख का लगा था और अब 16 तारीख का पेपर आपको सामाजिक विज्ञान का है। तो मैं इसमें 2-4 क्लासें मैंने डाल दी है और वही मैं और 4-5 क्लासें डाल दूंगा जो इम्पोर्टेंट होंगी, जहाँ से ज़्यादातर जो सवाल है वो बनेंगे। ठीक है, मैंने और आपको ऑफलाइन में भी या ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 90% या 95% यानी 100 में से आपको 95 नंबर या 96-97 नंबर जरूर मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। 100 में से 100 लाने की भी इसमें मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हमने अब तक इतनी सारी जो मेहनत है वो कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज हम जो छोटा सा चैप्टर आपने बताया कि वो संघवाद वाला जो पॉलिटिकल का चैप्टर है वो मैं आज कराने की कोशिश करूँगा। तो आप इस मेरे साथ बने रहना, मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हम। जहाँ इस पे लिखा है संघवाद लिखा है और आज संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। संघवाद यानी जो केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार द्वारा जो शक्तियाँ का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, उसको एक स्तर पर लाना ही संघवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है हम दिखाई दे रहा है आपको, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 22। जो दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण की दशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए 1992 में। ठीक है, 1992 में विकेंद्रीकरण दरअसल क्या होता है कि केंद्र प्लस राज्य की थोड़ी थोड़ी शक्तियां कम करके केंद्र जो स्थानीय सरकार या पंचायती सरकार है उसको दे दी जाती है। क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। और इसका महत्वपूर्ण कदम उठाए 92 में। विदेशी मामले संघ सूची का एक विषय है। न केवल विदेशी मामले है बल्कि जो रक्षा है, खाद्य पदार्थ है, जो बड़े बड़े जो चीज़ें जो देश के लेवल पर होती है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो राज्य सूची में शामिल किया गया है विवाह तो संचार। शिक्षा की सूची में संबंधित है शिक्षा, समवर्ती सूची का एक विषय है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को रखा गया है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की हमने पढ़ लिया 1992 में। निम्न में से कौन सी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है? तो संवैधानिक मिली है, राजस्थानी को नहीं मिली है। एक तो राजस्थानी को नहीं मिली है, एक जो अंग्रेजी है उसको भी, अंग्रेजी को तो मिली है लेकिन न तो हिंदी है राष्ट्रभाषा है, न ही अंग्रेजी राज्यभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को देवनागरी लिपि द्वारा राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है 1/3। सन खालिस्तान में भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की सन 1947 में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली गई। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया गया। केंद्र व राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। राज्य सूची में कौन से विषय थे? राज्य सूची में जो पुलिस है, विवाह है, तलाक है, ये सारे किस में आते? राज्य सूची में। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? जब हम जन्म लेते जो हमारे टंग पर या अपने जीभ पर जो भाषा आती है वही मातृभाषा कहलाती है। मेयर कौन होता है? मेयर होता है नगर में, जैसे हमारे गांव में जो सरपंच होता है उसी प्रकार जो नगरीय या शहरों में जो मेयर होता है, मेयर मतलब प्रमुख होता है, वो मेयर कहलाता है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो होती है जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, अपने राज्य के अंतर्गत बोली जाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? 22 भाषाओं को दिया गया। हमने पीछे पढ़ा है। राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट कब लागू किया? 1956 में। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? तो पंचायती राज से यानी स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है पंचायती राज। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रधान क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। ग्राम सभा के सदस्य पंच वगैरह वो होते हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? संघ सूची में विदेशी मामले, रक्षा है, जो अपने देश स्तर पर होता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन्य जीव है, ये सब समवर्ती सूची में। विकेंद्रीकरण मैंने बता दिया कि केंद्र व राज्य सरकार से थोड़ी थोड़ी शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? संघीय शासन व्यवस्था केंद्र और राज्य के बीच में 2 स्तर वाली सरकार होती है। ठीक है, और दोनों को ही स्वतंत्रता होती है अपने अपने काम को करने में। ठीक है, वो संघीय शासन व्यवस्था होती है।
सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या से? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा मतलब जिसमें न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और विधायिका हो। एकात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था से सरकार एक स्तर वाली होती है, केवल एक स्तर की सरकार होती है, उसमें दो स्तर नहीं होते, वो स्वतंत्र नहीं होती, वो एक तानाशाही के रूप में काम करती है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले तो दक्षिण कोरिया। वही संघात्मक सरकार, जैसे अपने भारत में संघात्मक सरकार है जिसमें से केंद्र के पास भी शक्ति है कुछ और राज्य के पास भी है, न केवल केंद्र और राज्य के पास में, बल्कि हमने 1992 में जो कदम उठाए विकेंद्रीकरण करके हमने कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार को भी देने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमारी सरकार दो स्तर वाली होती है तो संघात्मक कहलाती है, और एकात्मक केवल एक स्तर की होती है जो मोनोपोली या तानाशाही द्वारा चलती है। गठबंधन से आप क्या समझ, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से जो मिलीजुली सरकार होती है, एक या दो से अधिक सरकारें होती है, जैसे कांग्रेस मिला लिया, बीजेपी मिला लिया, एनसीपी मिला लिया, आम आदमी पार्टी मिला लिया, उनमें से जो दो से अधिक पार्टी आपस में गठबंधन करके अपना जो बहुमत हासिल करती है और सरकार बनाती है, गठबंधन के अंतर्गत आती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से वही समझते हैं कि जिसमें से जो लिखित संविधान हो, लोगों के द्वारा वो मान्य प्राप्त हो, लोगों के द्वारा वो जान पहचान की हो, और वो जो लोकतांत्रिक सरकार वो सारा काम जनता के लिए करती है। ठीक है, इसमें जनता ही प्रधान होती है। वही जो हम बोलते भी है कि हमारा कोट भी है कि जनता ही राजा होती है, जो हम चुनकर भेजते हैं वो तो हमारे सेवक होते हैं या नौकर होते हैं। ठीक है, भारत की भाषा नीति को स्पष्ट कीजिए। तो भारत की भाषा नीति को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि के तहत हमने हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, और राष्ट्रभाषा अपने देश की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। आप ये मत मान लेना कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमने हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है? मूल भावना यही है कि कोई भी जो सरकार है, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी तो वो काम नहीं कर पाएगी। वही हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ अगर स्थानीय सरकार या राज्य सरकार को दे दी जाए तो सब में मूल भावना से काम करने की इच्छा जागृत होगी, परिणाम स्वरूप विकास उभर कर सामने आएगा। 1992 की संविधान संशोधन के क्या प्रावधान है? 1992 की संविधान संशोधन में हमने किया था ना, हमने बताया भी था आपको कि 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये लाया गया था, और 1993 में इन दोनों को लागू किया गया था। हमने पढ़ा था कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, और वही जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगरीय शासन से संबंधित है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये दो से अधिक स्तरों वाली होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है, ये अपने वास्ट यानी बहुत बड़ी लेवल पर होती है, और इसमें जो सहमति है वो लोगों की भी होती है। और इसमें विशेषता और भी लिख सकते हैं आप, जैसे देश के स्तर पर काम करती है, देश के जो लोगों को पूंछ पाछ के मतलब जो कानून भी लाती है वो तो राज्यसभा लोकसभा सब में होकर वो गुजरता है, तत्पश्चात वो कानून का रूप लेता है। संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर विशिष्ट कीजिए। हमने पीछे पढ़ लिया कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के संगठन से विस्तार अपने ये कर देना। भारत में केंद्र राज्य संबंधों, बिल्कुल केंद्र राज्य संबंधों जो हमने 1956 में जो पुनर्गठन आयोग लाया था उसके तहत किया गया था, तो हमने ये पढ़ लिया है। ओके, हाँ, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं जहाँ इस पे लिखा है जाति धर्म और लैंगिक वसूली। हमने सत्ता की साझेदारी भी पढ़ ली है, जहाँ हमने देखा था कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था और जो श्रीलंका की शासन व्यवस्था पढ़ी थी। अभी हमने ये दूसरा चैप्टर पढ़ा, अब जाति धर्म लैंगिक मसला पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक दल पढ़ लेंगे, फिर लोकतंत्र के परिणाम पढ़ लेंगे। देखते देखते अब 20-30 मिनट की जो इस वीडियो में जो एक किताब आप कंप्लीट करते हुए पाओगे। तो इसमें लिखा है कि महिलाओं की साक्षरता वर्तमान प्रतिशत कितना है, तो वर्तमान प्रतिशत है 54%। लिंगानुपात कितना है 943 है, इसमें सही नहीं लिखा है। 2019 में पहली बार महिला सांस्कृतिक प्रतिशत है 14.37%, और 75 महिला सांसद रूप में चुनकर आई थी। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा है तो 15.5%। 2011 के अनुसार हिंदुओं की आबादी 79.8%। 2011 के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समुदाय की आबादी सर्वाधिक है? हिंदुओं की, इसमें से है मुस्लिम ऑप्शन में से। भारत में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ बेटे की चाह होती है, ठीक है, तो बेटे की चाह होती है। बेटी जो कन्या भ्रूण हत्या है वो कई बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने वो लाया भी था, ठीक है, हरियाणा में। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है, ठीक है, जो आजकल रेप जैसी घटना होती है, शोषण होता है, ठीक है, तो असुरक्षित ही है लगभग। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं मानना चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक
गोलबंदी होती है, ठीक है। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता मैंने बताया था कि सांप्रदायिकता अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देना और दूसरे धर्म को नीचा समझना, क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात से जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो महिलाएं कितनी है, ठीक है, लिंगानुपात कहलाता है। जिसमें से 1000 पुरुष है, जैसे 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर 2019 के महिलाओं सांसदों कितना प्रतिशत है, हमने पढ़ लिया। आगे इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना प्रतिशत, हमने पीछे पढ़ा। वोट बैंक से आप क्या समझते हैं? वोट बैंक से हम समझते हैं कि कई पर्टिकुलर क्षेत्र में जाति और धर्म का जो मतलब एक संगठन होता है, वही वोट बैंक के अंतर्गत आता है। किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करें जो बात को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। दो प्रावधानों का आप जिक्र कर सकते हैं जिसमें धर्म को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, हमने पीछे देख भी लिया है, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों से आप क्या समझते हैं? जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बायोडाटा लिखनी है। आर्थिक असमानता से आज स्पष्ट कर दी। आर्थिक असमानता मतलब जो अमीर व गरीब के बीच में जो खाइयाँ है वो बढ़ती जा रही है, और कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो अपनी शान शक्ति से जी रहे, वही कुछ लोगों के पास बहुत सारा कम पैसा है, ठीक है। तो आर्थिक असमानता है। जहाँ पहले जो आर्थिक असमानता पर काम किया गया था, वही अब अमीर और गरीब के बीच अब खाइयाँ बढ़ती चली जा रही है। 2011 की जनगणना से पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? पुरुष की तो 80 और उसकी है 76%, ठीक है। लैंगिक असमानता का दर क्या है? लैंगिक असमानता है, ठीक है। लिंगानुपात 2 किलो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, जबकि होना चाहिए बराबर बराबर। कुछ राज्यों में जैसे केरल में 1084 है 1000 पुरुषों पर, ठीक है, और हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है। जाति और राजनीति में क्या संबंध है? तो जाति और राजनीति बिल्कुल संबंध है। अपनी जाति के लोग किसी को भी जो भुंगड़े हर किसी को खड़ा कर देते और जाति के आधार पर वोट मांगते, तो वो मतलब एक योग्य जो पर्सन है, आदमी है, वो उभर कर हमारे सामने नहीं आता। परिणाम स्वरूप काम नहीं होता, विकास नहीं होता, ठीक है, और सारे के सारे टाइम ऐसे ही निकल जाते हैं। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था वो होती है जिसमें से जो जन्म के आधार पर होती है, ठीक है, जिसमें से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, ठीक है। अनुसूचित जातियों के नामों के आगे अनुसूचित शब्द क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में जो एससी वाला जो सिस्टम आता है, जिसे अनु मतलब जो पीछे हो गया है, जो पिछड़ गया है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति मतलब एक जो मीणा एससी एसटी के वाले कास्ट ऐसे विषय वाले आते हैं, जिसमें से वो लोग जो थोड़े बहुत मूलभूत जो सुविधा है उससे थोड़ा बहुत पिछड़ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? शहरीकरण से ये समझते हैं कि सारी चीजें अगर हम शहरों को दे देंगे तो मतलब जो निजता है, जो मोनोपोली है, वो शहरीकरण हो जाएगी, जिसमें से जो आम जिंदगी है, जो गाँव में जीती है, उनका जो लक्ष्य है वो कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमें शहरीकरण से थोड़ा बहुत हमें अपने गाँव में यानी ग्रामीण चीज़ों में भी मूलभूत सुविधाएं लानी चाहिए। सार्वभौमिक विवेक से मताधिकार से क्या समझते हैं? सार्वभौमिक यानी जो एक पर्टिकुलर चीज़ों में यानी पूरे जो आम सभा में, आम जनता में या पूरे भारतवर्ष में जो सभी लोग अपने एक मत देते हैं, तो उस मत का अधिकार होना चाहिए। और जो 18+ से सरकार ने जो डिसाइड किया है, तो ठीक है, वही मताधिकार के अंतर्गत आता है। गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है? गांधी जी के अनुसार धर्म एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। पितृ प्रधान समाज से आप क्या समझते हैं? पितृ प्रधान यानी पहले क्या है, मातृ सत्तात्मक हुआ करती थी, जिसमें हम 7वां वर्ष में पढ़ते कि अब राजा है जो अपनी माँ का नाम आगे लगाते, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। वही फिर आगे जो हम वैदिक काल में पढ़ते हैं, वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में जहाँ जो पुरुषवादी ताकतें हैं वो महिला को दबाने की कोशिश करती है, और हमारा समाज धीरे धीरे पितृसत्तात्मक की ओर उभर कर सामने आता है। पारिवारिक कानून से आप क्या अभिप्राय है? परिवार यानी परिवार के जो कानून बनाए गए हुए हैं, जिसमें से तलाक है, विवाह है, परिवार से संबंधित जो समस्या है उनकी कानून। सांप्रदाय से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता यानी जो धर्म से संबंधित है। सांप्रदायिकता जो अपने धर्म को ज़्यादा ऊंचा समझना और किसी दूसरे धर्म को नीचा समझना सांप्रदायिकता के अंतर्गत आता है। हमें सांप्रदायिकता को भुलाकर अपने काम पर, अपने विकास के, अपने देश के आगे बढ़ाने पर काम करना चाहिए।
धर्मनिरपेक्ष शासन से आप क्या समझते हैं, हमने पढ़ लिया। नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हैं, नारियों द्वारा जो आंदोलन किए गए अपनी जो शक्ति लेने के लिए, अपने जो नारी को जो शोषण किया जाता है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, पुरुषों के समान उनको अधिकार नहीं दिया जाता, तो पुरुषों के समान अधिकार लेने के लिए नारियों ने जो आंदोलन किया था वो नारीवादी आंदोलन कहलाता है। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, अपने विचार किया, बिल्कुल भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, तो भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर महिलाएं भी बराबरी में कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी तो निश्चित ही इसके परिणाम उल्टे देखने को मिलेंगे। जहाँ चीज़ें अभी जो सामान्य है वही चीज़ें एक्सीलेंट के तौर पर हमारे सामने आएगी। श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, श्रम के लैंगिक विभाजन यानी जो काम का जो स्थिति है, जो पुरुषों को उसको ज़्यादा वेतन मिलता है, चाहे वो महिलाओं के बराबर काम करे या ना करे, वही महिलाओं को कम वेतन मिलता है। तो श्रम में भी जो असमानता है, लैंगिक असमानता है, जहाँ महिलाओं को कम वेतन मिलता है वही पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता है। ठीक है, महिला चाहे पूरे अपने घर में या किसी दूसरे के काम करने जाए तो उसको थोड़ा मतलब हीन भावना से देखा जाता है कि वो ज़्यादा काम नहीं करेगी, वही पुरुषों को ज़्यादा, वही एक ज़्यादा काम करेगा तो इसको थोड़ा वेतन ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस श्रम में जो काम में जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, श्रम में लैंगिक असमानता है, ये अपने इसको मिटा देना चाहिए और जो पुरुष और महिला है उसको बराबरी का अधिकार देने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ लेना इसे। भारत में लैंगिक मसले क्या है, लैंगिक मसला हम देख ही लिए। ठीक है, भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आप कर देना इसका। जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव बिल्कुल होता है, हर काम में भेदभाव होता है। और भेदभाव क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, आप करना इसे। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष, हम ये चीज़ें देख लिए। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं जहाँ राजनीतिक दल है, चौथे पार्ट में हम आ गए बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको भी निपटाने की कोशिश करते हैं और इसका जल्दी से जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें जो उत्तर है शायद मैंने पहले देखा नहीं था, इसमें जो उत्तर भी दे रखे इन लोगों ने। ठीक है, तो अब मैं देख लूँगा, कोई सा भी क्वेश्चन अगर गलत होगा तो मैं उत्तर में भी देख लूँगा। बहुजन पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1984 में बहुजन जो बीएसपी है, जो आज के देश से मायावती है, उसका जो गठन है 1984 में होता। 2019 में देश में कितने राष्ट्रीय दल स्तर पर मान्यता थे, तो 7 थे जो राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें से 6% वो वोट वाला होता है। 4 राज्यों में सरकार होनी चाहिए तब जाके राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। तो फिलहाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। वही स्थानीय सरकार जो राज्य की सरकारें होती है, इसमें से वो शायद 2 सीटें होती है या 4% वो कुछ जो वोट हासिल करना होता है, तत्पश्चात उसको राज्य स्तर की यानी जो पार्टी है उसका दर्जा मिल जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। तो तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का निर्माण था 1998 में। ममता बनर्जी इसकी अध्यक्षता है। देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, बिल्कुल कराना पड़ता है। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग ही जो पार्टी है उसको सिंबल प्रदान करता है। ठीक है, चुनाव कब होंगे वो चीज़ें प्रदान करता है, और कब आचार संहिता लगानी होती है निर्वाचन आयोग ही, है ना, करता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये संवैधानिक निर्वाचन आयोग। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है तो कांशीराम थे। ठीक है, और अब मायावती है। राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से है, तो राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से 3। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1951 में हुआ था, 52 में, तो 1951 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो इसका प्रेरक सिद्धांत है समग्र मानवतावाद। राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है क्या कहलाता है, जो सरकार सत्ताधारी दल कहलाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के एकजुट लोगों के समूह को सत्ताधारी कहते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में जो लोगों का मत हासिल करते हैं, मत हासिल करने के बाद में जो सरकार बनाते हैं, सरकार बनाने को ही सत्ताधारी पार्टी के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। सामूहिक हित एक विवादावाद विचार है। पार्टियों देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। ठीक है, कई बार ये जो फैसले हैं वो महंगे भी पड़ जाते हैं, क्योंकि सोच समझ कर जो फैसले वो लेते नहीं है, तत्पश्चात जो देश को है वो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है, राजनीतिक दल क्या होता है, जो एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन या एक सी पार्टी जो लोगों का वोट हासिल करते हैं, वोट हासिल करने के बाद सरकार बनाते हैं। ठीक है, हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल है, 7 हमने पढ़ लिया। 2 दलीय व्यवस्था वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। 2 दलीय, जिसमें से 2 दल है, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिक पार्टी। बात कर रहे हैं अमेरिका की। ठीक है, तो एक तो अमेरिका हो गया, एक आप देखना कि जो रूस है, रूस में भी 2 ही संगठन है। ठीक है, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्सों के नाम लिखिए, तो आप लिख देना राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं, जिसमें से जो अब वो क्या क्या हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक है, जो दलों की क्या क्या विशेषता है।
वो है, इसमें कुछ खास नहीं है। हमारे देश में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है, तो पढ़ लिया हमने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय, ठीक है। और शुरू में इसकी बैठक जो हम पढ़ते हैं कि 72 अनुयायियों के साथ बम्बई में होती है, और इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ममता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक मनोहर लाल जोशी, आडवाणी साहब जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण कहाँ होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण होता है इसका। पार्टी कोई 4 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखो तो लिख देना आप। राष्ट्रीय दल तो जो अभी आम आदमी पार्टी बन गई है, बसपा भी एक राष्ट्रीय दल पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, एनसीपी है, ओके, तृणमूल कांग्रेस है, लिख देना, बहुत सारी पार्टियां है, इसमें 4 लिखना आपको तो लिख देना। राष्ट्रीय पार्टी से आप क्या समझते हैं, जो मैंने बता दिया कि 6% जो बहुमत हासिल करती है और 4 जो राज्यों में जो सरकारें बनाती है राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आती है। क्षेत्रीय पार्टी जो स्थानीय पार्टी हमने पीछे चर्चा कर ली। चुनाव हारने वाली दल की क्या भूमिका होती है, चुनाव हार जाता है वो विपक्ष में बैठता है और सरकार के विरोध में काम करता है। सरकार के विरोध में काम करता है कि जो कानून लाया है वो सही है या गलत है, ठीक है। पिछले जो किसानों का जो कानून लाया गया था एमएसपी और एमआरपी के अंतर्गत जो कितने किसानों को नुकसान हुआ, वो क्या करता है, अब विरोधी दल आवाज उठाता है, ठीक है। अमेरिका व ब्रिटेन में कितनी दलीय व्यवस्था है, तो अमेरिका ब्रिटेन में 1 दलीय व्यवस्था है, नहीं सॉरी 2 दलीय व्यवस्था है। हमने पढ़ा था कि अमेरिका में तो डेमोक्रेटिक है और एक रिपब्लिकन है। जो अभी रिपब्लिकन को जो बाइडेन बने हुए अभी चुनाव है वहाँ पे। शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद शपथ ली जाती है, मैं क्या कि संविधान के हित में ही काम करूंगा, संविधान को साक्ष्य मान के मैं वो शपथ लेता हूँ वाले वो चीज़ें हैं इसमें। जनमत निर्माण से आप क्या समझते हैं, जनमत निर्माण में वही है कि जो लोगों के द्वारा जो जनमत यानी मत प्राप्त होता है वही जनमत के अंतर्गत आता है। बहुदलीय व्यवस्था, एक से दल वाली सरकार को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता का मापदंड लिख देना। मान्यता प्राप्त दल से आप क्या, मान्यता प्राप्त मैंने बता दिया। राजनीतिक दल के क्या कार्य है, राजनीतिक दल के क्या कार्य है, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ के जीत हासिल करना, जीत हासिल कर कानून बनाना, कानून बनाकर लोगों पर लागू करना। वही राजनीतिक दल की कुछ चुनौतियां भी है, जैसे वंशवाद है, ठीक है, अधिक पैसा खर्च करना है, मतलब विकल्पहीनता की कमी है, अयोग्य नेताओं की कमी है, नेताओं की कमी है, ठीक है। तो इसके जो ये हमारे राजनीतिक दलों की चुनौतियां भी है, आगे देखते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा है, शासक दल से आप क्या समझते हैं, शासन करने वाले दल को शासक दल कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, कम्युनिस्ट जो सीपीआई है इसके बारे में जानते हैं कि ये जो इसकी स्थापना 1925 में अहमद रॉय द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर टिप्पणी लिख देना आप। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका, राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका होती है। राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां मैंने बता दिया। राजनीतिक दल अपने कार्य बेहतर ढंग से करें, मजबूत लिख देना। अपनी दृष्टि में राजनीतिक दल का नेता कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो नेताओं की जो विशेषता है आप लिख देना। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां वाला है ना, देखना आप। आगे है लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के क्या परिणाम है, लोकतंत्र तो वही होता है ना फ्रेंड्स जो जनता के हित में काम करे, जनता के लिए करे और जनता के द्वारा ही चुनी जाने वाली सरकार के अंतर्गत काम करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है, तो राजनीतिक गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने, तो क्या चुनेंगे आप, बहुसंख्यक शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। ये थोड़ा सा टफ है, तो आप अपनी किताब में भी देखना, थोड़ा उस जो संजीव है या किताब में उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखना, ठीक है। ये सारी किताबें 20-20 नंबर की है, कुल मिलाकर 4 किताबें तो 80 नंबर की हो गई। तो हम किसी भी किताब को हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारी सदस्य नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक जो समानता है उस पर आधारित होती है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से हमें समझते हैं कि जो लोगों की सरकारें होती है, ठीक है, लोग ही चुनकर भेजते हैं, जिसमें से अब्राहम लिंकन का तो कोट भी है कि सरकारी लोकतंत्र वो होती है, डेमोक्रेसी वाली होती है, जिसमें से काम किया जाता है लोगों के लिए, लोगों के मतलब इसमें काम होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों का। कौन से देश में आर्थिक असमानता सबसे कम है, तो फिनलैंड जो अमेरिका देश है उनमें आर्थिक असमानता कही है। वही भारत में आर्थिक असमानता तो हमने पीछे बात की थी कि अमीर और गरीब के बीच खाइयाँ बढ़ती ही जा रही है। प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी की होती है, बिल्कुल प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही बात है, निर्णय लेने में देरी होती है क्योंकि
जो बिल है पहले जो राज्यसभा में, लोकसभा में, स्थानीय सरकारों में, राज्य सरकारों में ये वहाँ से गुजर कर होकर जाता है कि ठीक है, सबको पूछ पाछ के चीज़ें लाई जाती है, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि किसी को भी नुकसान न होना चाहिए। वही जो तानाशाही है जिसमें से उसमें से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बिल ले आता है और थोप देता है। लोकतंत्र के गुण बताओ। लोकतंत्र का गुण ही गुण है, बहुत सारे गुण है। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र एक सही है, सही मायने में अच्छा है, पर मतलब जो तानाशाही सरकार से तो लोकतंत्र अच्छा ही है, ठीक है। जिसमें से कोई भी कोई भी सामने से उठकर भी कोई भी आगे जा सकता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा ही पूछ पाछ के जो सारा काम होता है, इसके तो गुण ही गुण है, ठीक है। कोई 4 देशों के नाम लिखो जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत है, ठीक है, भारत है, रूस है, अमेरिका है, बहुत सारे देश ऐसे है ना। बहुमत संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान से अभिप्राय कि जो इसमें कानून लाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उस कानून के अंतर्गत ही काम किया जाता है, परिणाम स्वरूप संविधान के अंतर्गत आता है। बहुमत के शासन का क्या आशय है? बहुमत के शासन का आशय यह है कि जो बहुत सारी सरकारें आपस में जो मतलब एकजुट मिलकर जो बहुमत हासिल करती है, वही बहुमत शासन के अंतर्गत आती है। लोकतंत्र की सफलता के 4 सुझाव दीजिए। जो लोकतंत्र की जैसी चीजें, उसकी सफलता के जो 4 क्यों, बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हो आप, जिसमें से लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता दिलाती है। लोकतंत्र निष्पक्ष होता है, पारदर्शिता के अंतर्गत आता है। इसमें लोग द्वारा ही जो सारे काम है वो कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी जो हम चुनकर भेजते हैं जो अच्छा काम नहीं करता है, तो हम अगली बार इसे छुट्टी कर देते हैं। वो कहते हैं ना, मोटियार तेरी की बार छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो वो वाली विधि है, मोटियार तेरी की बार छुट्टी कर देंगे। पारदर्शी शासन से क्या अभिप्राय है? पारदर्शी मैंने बता दिया कि निष्पक्ष, यानी सबके सामने जो चीजें होती है पारदर्शी, यानी बिल्कुल छुपा कर नहीं, अट्ठे साढ़ा अट्ठे रख भाई, कट्ठे खर्च करो, बजट दिखाते रहो, ठीक है। कट्ठे कितना रुपया जो जनता का टैक्स का तो आपने लिए थे, उसको दिखाओ आप, ठीक है। तो वो पारदर्शिता के अंतर्गत आता है। लोकतंत्र की व्यवस्था शासन व्यवस्था बिल्कुल है। लोकतंत्र की व्यवस्था है अक्सर लोगों की जरूरतों के लिए दर्शाती है, बिल्कुल है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा आजादी में किस प्रकार सहायक है? तो बिल्कुल सहायक ही है, लिख देना। लोकतंत्र और तानाशाही शासन व्यवस्था में अंतर है भाई साहब। तानाशाही व्यवस्था तो जो है मोनोपोली करती है, ठीक है, जनता की सुनती भी नहीं है। कानून चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, थोप देती है, ठीक है। उसमें से जो है स्वतंत्रता की भी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके तो बहुत सारे अगुण ही गुण है भाई। लोकतंत्र के तो गुण ही गुण है। वेद सरकार है, उत्तरदायी सरकार है, ठीक है, जिम्मेदारी लेती है सरकार। आर्थिक समृद्धि विकास में क्या अंतर है? विकास में जो है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को नहीं बल्कि किसी को भी नुकसान होना चाहिए, और विकास निरंतर दर पर निरंतर होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था किस प्रकार बेहतर है? बेहतर है। हमने पीछे बहुत सारी बातें कर ली है इसके बारे में। इसमें से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वे सरकार गठन है। ये क्वेश्चन आप देकर जाना, ठीक है। तो हमने ये जो 5 पार्ट है उसको पढ़ने की कोशिश की दोस्तों, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और मैंने आपको थोड़ी बहुत जो जागरूकता वो लाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपनी संजीवा किताब में उसको हल्का फुल्का भी और देख लेना, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। हमने पीछे बहुत सारी मेहनत भी की है, और हमने जो आपको पढ़ाया है निश्चित ही जो पीछे 2 पेपरों में हमने देखा था कि आपके सवाल आए हैं, वही हम आगे भी देखेंगे कि आपको जो हमने पढ़ाया है वही आएगा, ठीक है। हमने आपको कंधे से कंधे मिलाकर आपको पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपका भला हो सके। तो धन्यवाद।